नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं और वहां उन्होंने भारत में बेरोजगारी, राजनीति, आर्थिक हालात, चीन, यूरोप और अमेरिका तक पर अपने आइडियाज शेयर किए हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने हर बार की तरह आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर हमले किए हैं। कहा है कि चुनाव के नतीजे आते ही पीएम मोदी और बीजेपी का डर लोगों से चला गया। राहुल ने कहा है कि भारत में रोजगार की समस्या इसलिए भी है क्योंकि भारत ने उत्पादन के काम पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो दावा करते देखे गए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 2014 के बाद से तेजी से आगे बढ़ रही है। सत्ता पक्ष का दावा सच के कितने करीब है, या विपक्ष के नेता का जो दावा है वो क्या कथित देशद्रोही बयान है, या ये सत्य के करीब ये दावे हैं? क्या विदेशी धरती पर देश के नेताओं के दावों से देश प्रेम और देशद्रोह का कृत्य साबित हो जाता है? विदेशी दौरा और भारत के नेताओं के स्टेटमेंट भारतीय मूल के लोगों और भारत में रह रहे लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं? आइए आज के स्ट्रेट टॉक में ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल हैं, हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने इन सवालों को पहले रखा जाए और इन्हीं सवालों को समझेंगे अपने कार्यक्रम के दौरान। राहुल गांधी का जो विजन ऑन इंडिया है ये कितना प्रभावी दिखता है? अमेरिका से उन्होंने जो जो बातें यहाँ पर रखी हैं, भारत में रोजगार पर जो उनका आकलन है वो सच के कितने करीब है? बेरोजगारी की वजह जो उन्होंने बताई है वो सच के कितने करीब है? आरएसएस को विदेशी धरती से कोसना, इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल के आइडियाज में क्या किसी तरह का परिवर्तन देखा जा रहा है? चीन पर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की है वो कितनी सही कही जाए? और बांग्लादेश को लेकर, यूरोप को लेकर, अमेरिका को लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं, ये इन बातों को कैसे देखा जाए या फिर इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? आइए आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आत्मजीत सिंह, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चेतन मोहन जोशी जी, बीजेपी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत में चेतन जी आज आपसे ही कर लूँगी। ऐसा क्यों हो जाता है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो आप उन्हें, उनकी बातों को देशद्रोही बताने लगते हैं, देशद्रोही कृत्य बताने लगते हैं, जबकि पीएम मोदी जाते हैं तो वो भी वहां विदेशी धरती से विपक्ष पर कुछ इसी तरीके से हमलावर दिखते रहे हैं? चेतन जी देखिए, बात यह है कि राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं इनके पास एक ही इशू होता है कि किस तरह अपने देश के यंत्र तंत्र और लोकतंत्र के बारे में बात करके ज्यादा से ज्यादा उनको क्रिटिसाइज करके और दूसरे देशों की ज्यादा तारीफ करके इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए जिस माहौल से ये चीज बने कि मैं बहुत बड़ी समस्या आपके सामने रख रहा हूँ। अब चाइना के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि चाइना के समाज की एंट्री भी कांग्रेस के समय से ही भारत में हुई थी। कितनी इंडस्ट्री होती थी हिंदुस्तान में, इतनी इंडस्ट्री होती थी वो आज सारी बंद। मतलब कांग्रेस के समय से ही तकरीबन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बीमार उद्योग दिया गया था। और हुआ क्या, भारत को एक मंडी बना दिया, एक बाजार बना दिया, बाहर से माल बनकर यहाँ की मंडी में बिकता है, जैसे अंग्रेजों ने किया था 1896 की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। जितनी भी इंडस्ट्री होती थी, माल बनता था, इंग्लैंड में बिकता था, भारत के बाजार में। और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बुरा असर पड़ा। मंडी तो मिल गई बिकने के लिए, लेकिन लोगों का जीवन स्तर कितना गिर गया, क्योंकि जब उद्योग बंद है, रोजगार खत्म है, उनको बचाने के लिए समय समय पर, चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उसकी सहयोगी पार्टियां हो, हमने स्वदेशी मंच तैयार किया। आज हम एमएसएमई पे काम कर रहे हैं। अलग अलग, देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, आप जो कुछ कर गए हो अपनी सरकारों में उसको दुरुस्त करने में ये होता नहीं है कि एकदम बीजेपी आई इसको दुरुस्त कर देगी। गवर्नमेंट चली जाती है, गवर्नमेंट के ऊपर बैठने वाले जो लोग हैं वो चले जाते हैं, लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की जी। वो कॉन्टिन्यूटी जो है वो ये नहीं कि आपने जो पुराने कुछ ऐसे फैसले किए हैं भाजपा उसको खत्म कर दे। एक उद्योग को लगाना चलाना इतना आसान नहीं। मैं धारीवाल में रहता था जी, कानपुर में भी वही मिल है, धारीवाल में भी वही मिल है। ना कानपुर की मिल चल रही है, ना धारीवाल की मिल चल रही है।
ऐसे ना जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कांग्रेस के समय से ही बंद हैं। जी और उसका अगर आप 2014 वाली जो सरकार है आज तीसरी बार सत्ता में आई, उसके ऊपर बात डाल के बात करे, भाई चाइना की एंट्री दिलवाई किसने? सोवियत संघ नाम के जो मैगजीन थे स्कूलों में किसने लगवाए पढ़ने के लिए? जी वो तो ठीक है, मुझे पता राजीव गांधी फाउंडेशन है, वहां पे चंदा आता है, तो आप लोगों ने जस्टिफाई करना था, ठीक है। पूरी दुनिया में चाइना का माल जाता है। मैं यूरोप गया था, वहां जी भी मेड इन चाइना था। उनकी बल्क में जो प्रोडक्शन होती पूरी वर्ल्ड के लिए, उनकी कॉस्ट की प्रोडक्शन कम होती है, जिसलिए उनके प्रोडक्ट बनाए हुए सस्ते होते हैं। जी और वो जो दूसरी मार्केट में आती है, अगर आज हम अपनी इंडस्ट्री को बचाते हैं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को अगर हम एमएसएमई में कर लेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कर लेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। तो चाइना की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बल्क में बनती है उससे उनकी कम है। तो जब मार्केट में चीजें आती तो उसके समझौते किसने किए? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब वित्त मंत्री थे। जी आ, आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हो जिसकी बुनियाद ठीक है कांग्रेस ने रखी, जी और उसके बारे में आज अब विदेशों में चाइना में बात करें, अरे अमेरिका में भी 90% माल जो है मेड इन चाइना है। जी क्यों है? लेकिन भारत के चेतन जी, लोगों की क्या ये वैश्विक चाइना में। समस्या है कि मेड इन चाइना जो है भारत में मिल रहा है, ये वैश्विक समस्या के तहत है, या फिर इसमें जो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी कोई रोल है? अगर मैं देखूं कि इंडिया और चाइना के बिटवीन जो ट्रेड टाइज है, ये तो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है, बल्कि ये टाइज मैडम हर गुजरते साल के साथ और गहराते जा रहे हैं। डेफिसिट जो है मैडम मुझे नहीं ट्रेड का पता। वो इतना गहरा हो गया है। उसके बावजूद अब जब आप बजट आता है तो किसी तरह के जो एमएसएमई का जो आप दावा कर रहे हैं, उन एमएसएमईज का तो जो बुरा हाल है ये पिछले 1 दशक में हुआ है चेतन जी। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन 2000 सन के पास 2004 के बाद बहुत बड़ा एक ऐसा रेवोल्यूशन आया बिजनेस का, इंडस्ट्री का, और उसकी एग्जीबिशन कहाँ लगती होती थी? चाइना में। जी मुझे भी का तो इतना पता नहीं, लेकिन पंजाब में, पंजाब के सराउंडिंग एरिया के लोगों की कई फैक्ट्रीज चाइना में लगी हुई, वहां से माल बन के इंडिया आता था। इन्वेस्टर इंडस्ट्रीज इंडिया के ही थे। उन लोगों ने सेम जैसे हम लोग यहाँ बत्ती है, जी हरिद्वार है, वहां पे इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं। जी वहां पे रोजगार पैदा करने के लिए उस इंडस्ट्री पॉलिसी को 15 साल का टैक्स रिबेट होता है। मैं बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ, जी वहां पे सीएलयू नहीं है, टैक्स रिबेट मिलते हैं। तो ऐसे हर कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है कि वहां पे लोग आके इन्वेस्ट करें। अब जैसे ये है, क्या उसको बोलते हैं, वियतनाम है, जी थाईलैंड, मलेशिया है, हम्म चाइना है, कोरिया है, ये जी इस तरह के कंट्रीज है जहाँ पे लेबर सस्ती होने के साथ प्रोडक्शन जो बल्क में होती है पूरे वर्ल्ड को सप्लाई जाती है। बिलिंग दुबई से होती है, जी लंदन में बनता, ऑफिस सभी का लंदन में है। तो अलग अलग ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ ट्रेड पॉलिसीज होती हैं। जी कहाँ से आप क्या कर रहे हो? चाइना के बारे में बात होती है, अमेरिका में तो चाइना के लोगों को अब EB-5 वीजा ही नहीं दे रहे, क्योंकि जी मैक्सिमम क्या होता लेकिन है चेतन जी, मैडम? आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो मेड इन चाइना वाली जो बात है, ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। जो क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि इससे जो है यूरोपीय देश भी जूझ रहे हैं, अमेरिका भी जूझ रहा है। जी मैं कम से कम 22-23 कंट्रीज घूम चुका हूँ। ठीक, एक उन छोटा 22-23 कंट्रीज में मैक्सिमम मैंने मेड इन चाइना का माल देखा है। ठीक है पहली जी, एक छोटा सा बात। ब्रेक लेती हूँ मैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भारत में चाइना में कौन सी सरकार होती है? कम्युनिज्म की। भारत में धरने किन्होंने लगाए फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए? कॉमरेडों ने। कॉमरेडों की एसोसिएशन किनके साथ है? कांग्रेस के साथ है। कनेक्शन देखिए इन लोगों का। और नहीं इसलिए चाइना का प्रेम कांग्रेस और राहुल गांधी जी को ठीक है ज्यादा चेतन जी ठीक है, मैं आपकी लाइन समझ गई हूँ। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट आत्मजीत सिंह भी जुड़े हुए, मुकुल त्रिपाठी भी जुड़े हुए। उनका बीजेपी के जो प्रवक्ता है, बातों पर उनका क्या कहना है, क्या समीक्षा वो करेंगे। तो बड़ा सवाल स्ट्रेट टॉक में आज यही कि राहुल का जो विजन ऑन इंडिया है वो कितना दमदार है, भारत में बेरोजगारी, भारत की राजनीति और RSS PM मोदी पर जो उन्होंने हमले किए हैं उसके क्या मायने
निकाले जाने चाहिए कि राजनीति में उनकी जो परिपक्वता है वो किस स्तर पर पहुंची है। सैम पित्रोदा का एक बयान जिस पर अमित मालवीय जो कि बीजेपी के सोशल मीडिया जो है इंचार्ज है, हेड है, प्रमुख हैं, उन्होंने तंज कसा है कि सैम पित्रोदा का बयान अपने आप में जो है हास्यास्पद है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जुड़े हुए हैं। रंजीत सर, समझना चाहूंगी कि बीजेपी के प्रवक्ता का यहाँ पर ये दावा है कि यूपीए की सरकार जब थी तभी से ये हालात थे कि चीन के कंपनियों का, चीन के निवेश का बोलबाला रहा और कांग्रेस ने, क्योंकि चंदे के रूप में फायदा उठाना था, इसको पूरी तरीके से समर्थन किया। रंजीत जी। देखिए नेहा जी, अभी मैं चेतन जी को सुन रहा था। राहुल जी की कोई भी सही बात जब बोलते हैं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि ये उन्होंने क्या कह दिया। अरे भाई, वो कोई अमेरिकी लोगों से संवाद नहीं कर रहे थे, वो भारत के लोगों से संवाद कर रहे थे। जो वहां इंडियन डायस्पोरा है उनसे उनका संवाद चल रहा था, यानी अपने घर के लोगों के साथ वो बात कर रहे थे। और उसमें अगर कुछ वास्तविक के आईने उन्होंने दिखा दिए तो पूरा भारतीय जनता पार्टी और उनका कैबिनेट बेचैन होगा। अरे भाई, कभी कभी तो आपको आईना दिखाना जरूरी है, तब तो पता चलेगा कि आपने देश का कितना बुरा हाल कर रखा है। बेरोजगारी तो एक मुद्दा है, आपने तो ऐसे तमाम मुद्दों पर देश को कहीं का नहीं छोड़ा। आपने देश के लोगों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे और बड़ा अच्छा अच्छा सब हो जाएगा। 11 साल लोगों ने देख लिया कि आपने इस देश को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। और अगर कहीं से कोई आपको मिरर देता है तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर से लेके नीचे तक सबके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। क्या यह हकीकत नहीं है नेहा जी कि 40 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी भारत में अभी है? दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले की बात बताता हूं, हरियाणा सरकार ने एक वैकेंसी निकाली सफाई कर्मी की, जिसमें 15,000 रुपए उसका कॉन्ट्रैक्चुअल वो एम्प्लॉयमेंट है। और वहां पे डॉक्टरेट किए हुए, एमए किए हुए, ऑनर्स किए हुए स्टूडेंट भाग ले रहे हैं उस 15,000 के कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी के लिए, और लाखों की संख्या में एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। ये इस भयावहता को बताने के लिए क्या पर्याप्त नहीं है? रही चीन की बात, एक बात समझ लीजिए जी, चीन के प्रति भाजपा का और आरएसएस का प्रेम तो जग जाहिर है। यही प्रधानमंत्री जी हैं कि चीन के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में झूले झूलते हुए नजर आए होंगे आपको। और जब लेह के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी ये कहा कि दर्जनों पॉइंट ऐसे हैं लेह और लद्दाख में जहां पर पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके क्या कह दिया कि भारत में ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। क्लीन चिट कौन दे रहे हैं? क्लीन चिट माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, जबकि एक तरफ उन्हीं के प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि दर्जनों ऐसे पॉइंट है जहां पर भारत की नहीं जा पा रही है, पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है, और बीजेपी के नेता उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। तो चीन का प्रेम तो इनका जग जाहिर है जी। दूसरी बात आप देखिए कि इन्होंने एक बेरोजगारी की बात की। मैं आपको बता रहा हूं कि किसान भारत के वर्षों तक यहाँ अभी भी सिंघू बॉर्डर और बाकी जगहों पे किसान जमे हुए हैं, उनकी सुध ये नहीं लेते हैं। तीन जो काले कानून थे वो भले ही इनको वापस लेना पड़ा, और वो कितने विरोध के बाद 750 किसानों की शहादत हो गई, उनके कान पर जू तक नहीं रहेगा। क्या प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आप बता सकते हैं बीजेपी के बड़े नेता का जिन्होंने किसानों की शहादत पर अफसोस भी जताया हो? नहीं जताया, क्योंकि इनको देश के किसानों से लेना देना। पहलवान बेटियां घर की जाती की रही दिल्ली में, और जो कारण था ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती रही। उनसे ये बात करते हैं। ठीक है। चीन प्रेम किसका है? चीन प्रेम बीजेपी आरएसएस का ज्यादा है या फिर कांग्रेस का ज्यादा है? यही बहस जो है निकल कर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पर यही आरोप और जो है टिप्पणी कर रहे हैं। जी रंजीत जी, संक्षेप में बात खत्म कीजिए, समय फिर मैं अगले सवाल के साथ। जी हाँ, बस 1-2 बिंदु मैं और बताना चाहता हूँ जी। देखिए, अभी 2 दिन पहले एक आर्यन मिश्रा नाम का 19 वर्ष का बालक
और उसको हरियाणा ने घेर कर मार दिया। और कहा क्या, तर्क क्या दिया कि हमें लगा कि ये गो तस्कर है। किस तरह का भारत ये बनाना चाहते हैं? क्या यही न्यू इंडिया का विजन है प्राइम मिनिस्टर का? जी। और इस तरह की मॉब लिंचिंग कोई एक नहीं, इस तरह की लिंचिंग आप दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में पिछले 10 वर्ष में आपने देखा है। जी ठीक दूसरी है बात जी। कि अभी भी जीएसटी पे सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको आज की मीटिंग का भी बताता हूं, 18% इंश्योरेंस पे है। अब ये कहते हैं नवंबर में जो मीटिंग होगी उसमें देखेंगे कि इंश्योरेंस पे जीएसटी घटाना की है कि नहीं। तो खराब जीएसटी, नोटबंदी, ऐसे तमाम प्रहार इन्होंने भारत जी ठीक है। तो कांग्रेस का कहना है कि नोटबंदी, जीएसटी जो है और कहीं ना कहीं जो आरएसएस के यहाँ पे कृत्य हैं वो भारत के जो है आर्थिक या फिर जो है सामाजिक पतन का कारण है। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़े हैं। मुकुल सर, आपने कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुनी है और राहुल गांधी का बयान भी सुना है। भारत में ये जो मेड इन चाइना है, इसको बढ़ावा किसकी सरकार ने दिया? यूपीए सरकार ने, क्योंकि हमने तब भी देखा था कि किस तरीके से जो मेड इन चाइना जो है ऑलमोस्ट हर दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो तो तब भी उपलब्ध हुआ करता था। तो राहुल गांधी को आज क्यों याद आई कि मेड इन चाइना मिलता है बहुत ज़्यादा भारत में, जबकि हमको जो है मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए था? मैन्युफैक्चरिंग में तब कितना ध्यान था, अब राहुल गांधी को याद है? ये सिर्फ 10 सालों की वजह तो नहीं है कि बेरोजगारी का इन 10 सालों में ही ये हाल हुआ है। कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं वो दूरगामी नीतियां होती हैं और बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे जो है उनका असर दिखने लगता है। मुकुल जी। नेहा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी चेतन जी ने बताया कि किस तरह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि मैं भी 7-8 कंट्री की टहल चुका हूँ और बड़े कंट्री टहला हूँ, तो उनकी चीजें पता है और वहां की मार्केट के बारे में नॉलेज है जी। चाइना हम लोग, मैं खुद भी गया हूँ और मेरे फ्रेंड्स जाते रहते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। तो आज भी इंडिया में 10 साल से अगर बीजेपी की सरकार है तो हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि उनके पैरेलल एक मार्केट खड़ी कर सके, हम इंडस्ट्री बना सके? क्योंकि यहाँ पे देखिए आबादी उनके पास है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, हमारे पास जिन चीजों की है वही चीज हमें फुलफिल करनी थी जो आज तक नहीं हुई। देखिए, जब कंप्यूटर ही हमारे यहाँ कितनी लेट आया और जो हमारे यहाँ दूरसंचार क्रांति जिसे कहते हैं वो अगर 2014 वास्तव में हुई, जहां पे मोबाइल आपके फ्री हो गए थे 2011, 2002, 3, 4 के जब रिलायंस ने प्रवेश किया, तो जब संचार क्रांति हमारी इतनी लेट होगी तो जाहिर बात है उसका सारा असर इंटरनेट से लीजिए, सारी चीजें लीजिए, और टेक्नोलॉजी बिना इंटरनेट की पूरी नहीं होगी। तो जब चीजें हमारे यहाँ लेट होती चली गई तो जाहिर बात है कि अब सरकार, दोनों कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे के ऊपर हमलावर। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कांग्रेस पे हमलावर इसलिए है, राहुल गांधी पे खासकर, कि राहुल गांधी जो गए यूनिवर्सिटी में बोला उन्होंने सीधे सीधे देखे, जब इस तरह का आज एलओपी बन गई। इससे पहले जब गए थे लोकसभा इलेक्शन से पहले तब दूसरी चीज थी, आज एलओपी बन गए तो उनका स्थान एक अलग हो गया राहुल गांधी का। अब भारतीय जनता पार्टी को एक रहती है उलझन इस तरह की, इस आदमी का जो लेवल है वो कहीं पीएम के बराबर ना होगा और उसको लेकर फ्लावर होती है। अगर कोई ना किसी, जैसे आज सैम पित्रोदा ने एक बात बोल दी पप्पू, तो ये पप्पू नहीं है। Was it needed? मुकुल जी, अमित मालवीय की जो टिप्पणी आई है, क्या आप उससे सहमत हैं कि सैम पित्रोदा का जो बयान है अपने आप में हास्यास्पद है? देखिए, ये चूहे बिल्ली का खेल है, जहां पे बीजेपी पाएगी बीजेपी इनको बोलेगी और जहां कांग्रेस पाएगी कांग्रेस बोलेगी। इस विवाद में न पड़िए, दोनों पार्टी चले हैं और दोनों आपस में एक दूसरे पे खबर रहती है। तो चीजों को आप समझिए कि राहुल गांधी आज अगर इंग्लिश में, देखिए जहां की भारतीय जनता इंडियन जो पब्लिक है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो देखता है टेक्सास यूनिवर्सिटी में बैठ के वो इस तरह से आप इंग्लिश में एक चीजों को बता रहे हैं। देखिए, सरकार पे अटैक करते हैं, बटोगरे साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जी। इन चीजों का जनता पे पड़ता है और व्यापक स्तर पे विश्व स्तरीय अगर राहुल गांधी को कोई स्थान विभिन्न विश्व जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशन है, अगर उसमें जाके राहुल गांधी करते हैं तो इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं हानि हो रही थी, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। बिल्कुल। तो आत्मजीत जी जुड़े हुए हैं, जिनको भारत की जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी भी खासी जो है पहचान है और उनकी व्यापक जानकारी, विस्तृत जानकारी उनके पास है। आत्मजीत सर,
आपने अन्य पैनलिस्ट की बात सुनी है। भारत में रोजगार को लेकर जो विजन राहुल गांधी ने अमेरिका से दिखाया है, उस विजन के बारे में क्या है? जब वो बात मैन्युफैक्चरिंग की करते हैं, फिर साथ साथ करते हैं मेड इन चाइना की बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश ने चाहे जो भी स्थिति उस देश की रही है, जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें सफाया कर दिया हमारा। तो आखिर क्या वजह रही इसमें? यूपीए सरकार के वक्त की भी नीतियां जो हैं वो प्रभावी रही, या फिर वर्तमान में केंद्र की सरकार, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पहले आपने नोटबंदी कर दी, फिर जीएसटी में जो बदलाव लाए वो, और कई ऐसे राज्य जहां पर गैर बीजेपी शासन है वहां पर तो जीएसटी का एक लंबा चौड़ा जो है बकाया है। जैसे हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी वही रोना है कि 2000 से 3500 करोड़ का जो है वहां पर जीएसटी बकाया। पश्चिम बंगाल सरकार भी यही रोना रोती रहती है। आत्मजीत जी, आप राहुल गांधी के इस आर्थिक विजन का क्या आकलन करेंगे? जी धन्यवाद नेहा जी। इसमें दो विषय हैं जो राहुल गांधी के मैंने सुने थे, डालस में भी और टेक्सास में जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जी। उन्होंने दो तीन बातों पर ज्यादा कंसंट्रेट किया। एक तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर यह कहा कि मैंने मोदी सरकार का डर लोगों में कम कर दिया। महिलाएं हों, माइनॉरिटीज हों, सिख हों, किसान हों, मजदूर हों, मैंने उनका डर खत्म कर दिया। और मैंने सबसे ये कहा है कि कोई वायलेंस से कुछ अचीव होने वाला नहीं है। नॉन वायलेंट तरीके से आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए और इस लड़ाई में आपकी जीत होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये कहा जाता है कि मैं एंटी हिंदू हूं, या मैंने अभय मुद्रा की बात कर कर शिव का इंसल्ट किया या हिंदू को इंसल्ट किया, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला जी। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई न मकसद है और मैं खुद को भी एक हिंदू मानता हूं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप हिंदुत्व की परिभाषा समझिए कि वो सब हिंदुओं को नहीं शामिल करता अपने हिंदुत्व। वो सिर्फ हिंदुत्व की परिभाषा उन लोगों के लिए है जो आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बाकियों को हिंदू नहीं मानते जी। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो फेडरल स्ट्रक्चर की कही कि इंडिया ब्लॉक एक फेडरल स्ट्रक्चर की कवायद करता है। इसलिए उन्होंने हरियाणा में कहा कि मुझे अच्छा लगेगा तो इंडिया ब्लॉक चुनाव इकट्ठा लड़े, और उसकी चुनाव की मजबूरियां होती हैं। आपको भी पता है कि राहुल गांधी 24/7 इलेक्शन मोड में नहीं रहते। उनको जितना काम दिया जाता है अपने इलेक्शन का वो करते हैं। वो सामाजिक व्यवस्था पे ज्यादा बात करते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, एक विजन वो देते हैं। आपने बात की नॉन वायलेंस की, आपने कहा कि डरो मत, हिम्मत रखो और सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। उन्होंने ये भी कहा कि घृणा, सांप्रदायिकता की राजनीति और डर और हिंसा ये बहुत समय नहीं रहती, और यही बात उन्होंने अपने सारे अभिभाषण में कही जी। और उन्होंने जो आर्थिक व्यवस्था की बात की, आर्थिक व्यवस्था में उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो ये दिया कि देखिए, मैं जब गया एक जूता बनाने के वाले के पास तो उसने ये कहा कि ये जूता मैं बनाता हूं, सब मुझे अछूत समझते हैं, दलित समझते हैं, तो सिर्फ मेरे पिताजी ने मेरी इज्जत की कि जो मैं काम करता हूं वो सही है जी, और मेरी किसी ने इज्जत नहीं की। और यही बात वो कहते हैं कि जब मेरे पास मनमोहन सिंह सरकार में स्किल इंडिया का प्रपोजल लेके उस टाइम के सेक्रेटरी आए तो मैंने कहा ये जो आईटी सेंटर्स आप बना के स्किल्स बढ़ा, देखिए हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। हमारी अर्थव्यवस्था में रोजगार मांगने वालों की कमी नहीं। आपने देखा किस तरीके से हरियाणा की एक छोटी सी नौकरी निकलती है, कितने लोग अप्लाई करते हैं। एक चपरासी की नौकरी निकलती है, एक सफाई कर्मचारी की नौकरी निकलती है तो एक पीएचडी भी अप्लाई करता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम स्किल सेट्स की है। हमारे यहाँ चिपसेट्स की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए नहीं हो पा रही है कि चाइना से इंजीनियर अप्लाई जाते हैं। हमारे इंजीनियर जो है वो इक्विप्ड नहीं है चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के। सर, तो क्या जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि मेड इन चाइना इज अ प्रॉब्लम नॉट ओनली विद इंडिया बट अक्रॉस ग्लोब। नो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट ही सेड वाज, आई थिंक किसी ने डिकोड ठीक से किया ही नहीं उस बात को। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और यूरोप कंजम्पशन नेशन है। जैसे कि लॉकडाउन हुआ जी, जितने भी बिजनेसेस थे, लेट्स से मेरी $400,000 की टर्नओवर है, तो अमेरिका की सरकार ने मुझे उतना पैसा दे दिया कि आप
अपनी तनख्वाहें दीजिए, अपने खर्चे मैनेज कीजिए, अगर आपकी इनकम नहीं हो रही तो आपकी टर्नओवर के हिसाब से आपको पैसा हम देंगे जी। क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के हाथ में पैसा ना रहे और वो सामान ना खरीदे बाजार से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ की जितनी एंसिलरी इंडस्ट्री है वो सारी चाइना में अमेरिका ने खुद शिफ्ट की। अमेरिका ने क्या किया जी, अब पूंजी को निवेश किया चाइना में और चाइना ने उनको प्रोडक्ट बना के दिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए अपने मैन्युफैक्चरर्स को, और उन्होंने लेबर लॉज इस तरीके के बनाए कि कम पैसे में ज्यादा बढ़िया एफिशिएंट चीज आपकी बन जाए। तो चाइना प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में आगे निकल गया। उनका यह कहना था कि इंडिया कभी अमेरिका की तर्ज पर एक कंज्यूमिंग नेशन नहीं है। हमारे देश में किसान हैं, हमारे देश में बढ़ई हैं जी, हमारे देश में प्लम्बर्स हैं, हमारे देश में कारपेंटर्स हैं, जिनके काम की कोई वैल्यू नहीं। एक बस जो चलाता है ग्रे हाउंड की जी, उसका और उसकी इज्जत देख लीजिए, और एक हमारे हरियाणा रोडवेज और दिल्ली रोडवेज की बस चलाने वाले की इज्जत देख लीजिए क्या है जी। तो उन्होंने कहा कि सिंस डिग्निटी ऑफ लेबर हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को उन कामों में नहीं भेजा जाता जिसमें कह रहे तुम्हारा बेटा बढ़ई का काम करता है, तुम्हारा बेटा प्लम्बर है, तुम्हारा बेटा रिक्शा चलाता है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है जो अमेरिका में है जी। उन्होंने कहा अमेरिका से इंडिया को यह सीखना चाहिए कि डिग्निटी ऑफ लेबर को कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि जिसका जो काम है उसकी उस काम के हिसाब से उसकी इज्जत होनी चाहिए। डर का माहौल बनाकर देश में ऑपोजिशन के लोगों को जेल में डालकर, अब आपने देख लिया मणिपुर में क्या हो रहा है, अब वहां की गवर्नर ने भी हाथ खड़े कर दिए जी। जिस तरीके की वायलेंट एक्ट्स वहां पे हो रहे हैं। सरकार फरवरी 2022 में इलेक्ट होके आई थी, आज 16 महीने हो गए, मणिपुर की वायलेंस से कंट्रोल नहीं कर सकते। पर यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने रशिया जरूर वहां यूक्रेन चले जाते हैं, पहले रशिया जाते हैं फिर यूक्रेन जाते हैं, क्योंकि रशिया से क्रूड ऑयल मिलता है इनको जी। और यूक्रेन क्योंकि अब रीबिल्ड होने वाला है तो उन्होंने कहा कि हो सकता है यहां कुछ ठेके मिल जाए मेरे को अपने उद्योगपतियों के लिए जी। पर वहां पे ज़ेलेंस्की ने उनको कह दिया कि जब शांति बहाल करने के लिए यूएन में रेजोल्यूशन जब लाया गया तो आपके लोग वहां क्यों मौजूद नहीं थे उसको साइन करने के? जी ठीक है, तो वहां से वो स्नप कर दिए गए। सवाल अभी बाकी हैं और जो बातें यहाँ पर आत्मजीत जी ने रखी हैं वो आखिर उस पर बीजेपी के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या कहना है। चेतन जी, आरएसएस को लेकर जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी है कि आरएसएस ये मानता है कि भारत एक विचार है, तो ये तो बात आरएसएस खुद स्वयं ही कहता है, फिर इस बात को राहुल गांधी के कहने पर क्यों लगता है कि उन्होंने देशद्रोही कृत्य कर दिया है? चेतन जी देखिए जी, बात ये है कि आरएसएस के ऊपर ये तंज कसना नई बात नहीं है इनके लिए। ये जिस चाइना के प्रेम की बात कर रहे थे ना आज जी, इसमें कोई बहुमत राय नहीं है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो चाइना में हुआ, मैं गौर से गया था, मैंने देखा वहां पे जी, इस तरह वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ और भारत की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है वहां पे, दुनिया के कोनों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट है उस कंट्री में। ठीक है तो चेतन जी, लेकिन अगर हम अरे- कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन में जो वो इन्वेस्टमेंट है वो इतना नहीं होगा जितना चीनी कंपनियों का भारत में है। सुनिए मैम, सुनिए चाइना ने तो कम्युनिज्म के थ्रू वैसे भारत की इंडस्ट्री बंद करवा दी। हड़ताल एक शब्द है, हड़ताल एक शब्द है जिसको समस्या के समाधान के लिए प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन उसको इस तरह से यूज किया गया कि एक बहुत बड़ी समस्या के साथ साथ एक अभिशाप का रूप ले गई। ठीक है, भाई कैपिटलिज्म होगा तो कम्युनिज्म चलेगा, इंडस्ट्री की चलेगी तो नारे कहां से लगाओगे? ठीक है, इन लोगों ने फेडअप करवा दिया क्योंकि चाइना, आप कह रहे आरएसएस की ऊपर बात की, आरएसएस की ना अप्रोक्सीमेटली हिंदुस्तान के हर एक वर्ग में इनकी भारतीय बनी हुई है, कैडर बड़ा स्ट्रांग है जो कांग्रेस के पास नहीं है। चेतन जी क्या आरएसएस ये नहीं कहता है कि भारत एक विचार है? राहुल गांधी कहते हैं कि भारत एक विचार नहीं है बल्कि मल्टीपल जो आइडियोलॉजी की कंट्री है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों? आरएसएस कहता है कि एक विचार है भारत। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये परम पूजनीय
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता थी। जी। और दूसरी बात ये है हम्म। कि कारण क्या है, भाजपा ही क्यों जीत रही है बार बार। हम्म। तीसरी चीज, आज भाजपा कब आई? भाजपा से पहले कांग्रेस का कितना बड़ा विस्तार था। कांग्रेस इस चीज का चिंतन मंथन करे कि वोट की लुटिया डूबी कैसे। जी। बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या प्रॉब्लम है, सुबह सुबह शाखा में जाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो क्या भारत माता की जय बोलना गलत है? स्वदेशी चीज को अपनाना। हर आदमी अपने आपका चैनल अमेरिका से चलता है। जी। जस्ट अमेरिका मैनहट्टन से चलता है। मैं आपके ऑफिस में गया हूँ वहां पे। जी। तो अगर आप अमेरिका की तारीफ करते हैं तो ये आपका फर्ज है, क्योंकि आपका मुल्क है। जी। अगर भारत में रह के अपनी भारतीय, अपने सनातनी होने के बारे में गर्व महसूस करते हैं तो ये क्या गलत बात है? तीसरी चीज, जब चाइना ने ही अटैक किया था भारत पे, जी। तो यही आरएसएस के लोगों ने क्या मदद की थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। तब तो वो पार्टीबाजी नहीं थी। और दूसरी बात, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, उनको खुद को समझ नहीं है। ठीक है चेतन जी, ठीक है, एक सवाल, अगर राहुल गांधी जी इंडियन कम्युनिटी या फिर टेक्सास यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, एक बात सुन लीजिए ना, एक लाइन कहने लगा हूं। जी जी। कांग्रेस है जो यूएनओ में बात या कहीं बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बात करने के लिए विदेशों में भेजती है। क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था ना बात करने के लिए। जी। तो यही कांग्रेस है, जब राहुल गांधी जी विदेशों में जाते हैं तो कांग्रेस के लोग डर जाते हैं, पता नहीं वहां जाके यार ये क्या बात कर देगा। जी। कारण ये है कि राहुल गांधी जी जो चीज चाहते हैं वो चीज लाने के लिए उनको अपने पार्टी के पुराने जो कर्म हो चुके हैं ना, जिसके नतीजे बहुत इतने गंदे आ गए थे कि इनको 50 से नीचे जाना था। पिछले 3 इलेक्शन हो चुके हैं, 3 इलेक्शन में ये 100 से पार नहीं जा पाए, और तीनों को मिला लीजिए तो अब भी 240 भाजपा की हैं, वहां तक नहीं पहुंच। ठीक है, आप जवाब प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी देना चाह रहे हैं। ठीक है रंजीत जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? बीजेपी और आरएसएस जो है ये देश प्रेम जो है इसका बर्ताव करते हैं, इसलिए बार बार तीसरी दफा भी इनकी जो सरकार है बनकर केंद्र में आई है। प्रोफेसर रंजीत। नेहा जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेके नेताओं तक सब में यह अहंकार हावी है, और देश की जनता ने अब ठान लिया है कि इनके अहंकार को चकनाचूर कर देना है। ये पिछले चुनाव से प्रारंभ हो चुका है और अभी 4 राज्यों का चुनाव होने दीजिए, इनका ये अहंकार दूर दूर तक आपको फिर नहीं दिख पाएगा। अभी आरएसएस के बारे में बड़ी बातें कर रहे थे नेहा जी, ये वही संगठन है जो आज तक पंजीकृत नहीं है, अगर आपको पता हो तो रजिस्टर्ड नहीं है, पर बैन तो हट चुका है। प्रोफेसर रंजीत जी, बैन हट चुका है जी। नेहा जी, और मैं बताता हूँ कि ये अभी बड़ी बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, और जो भी इनको सच बता दे उनको देशद्रोही बताते हैं। इनको 50 वर्ष से अधिक लग गए अपने नागपुर में, जो इनका मुख्यालय है आरएसएस का, वहां पर तिरंगा लहराने में। तो ये इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, इनको तिरंगे से भी परहेज रहा। और ये पहलवान बेटियों का ही अपमान नहीं करते हैं, इनके यहाँ महिलाओं का इनके संगठन में क्या स्थिति है, इस पर आज तक ये जवाब नहीं दे पाए हैं कि क्यों नहीं इनको कोई सम्मानजनक काम दिया जाता है। इनको एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, विभाजनकारी राजनीति करो, समाज को बांटो। इनको आप कह रही थी ना, ये बात इनके समझ में नहीं आएगी कि भारत अनेकता में एकता का देश है। ये कई धर्मों, कई जातियों, कई समुदायों का देश है, ये इन्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो भावना ही इनकी नहीं है। ये तो दूसरे धर्म के लोगों को इनके सिर से कपड़ों से पहचान लेते हैं, ये इतने महानुभाव बड़े हैं, ठीक है ना। जी जी। इनको तो देखिए, नेता क्या कहते थे नेहा जी कि 2014 के पहले उनको भारत में जन्म लेने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। कैसे भारतीय ये समझ लीजिए कि 2014 के पहले इस देश का नागरिक कहलाने में भी इनको शर्म होता था। ये तो ऐसे लोग हैं। और इनके अभी की एक एमपी क्या कहती थी कि 2014 में देश आजाद हुआ। जी ठीक है जी।
उनके करतूतों की गिनती करने लगे ना नेहा जी, बिल्कुल। तो पूरा विदेशों में चलता मुकुल जी से जाएगा। समय बहुत ही सीमित है, इसलिए अपने प्रोफेसर तो रंजीत जी देशभक्त कहेंगे। माफी चाहूंगी, आपकी बात जो है नहीं पूरी सुन पाएंगे। बहुत ही एक आखिरी बात नेहा जी, जी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ही दिन पहले कहा था, आपको ध्यान होगा, कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते। जी जी बिल्कुल इस बिल्कुल, तरह से ये लोग सबके करते हैं, सबके उसका एक ज्ञान बड़ा संज्ञान में है ये सिंबल है बात। वो। ठीक है मुकुल मुकुल जी, विदेशों में ये क्या परंपरा चल पड़ी है, बल्कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो राजनीति में जो प्रेम का परिचय है इस पर जो है वो बात करते हैं, लेकिन इस प्रेम का परिचय अगर विदेशी धरती से ही राहुल गांधी नहीं दे पा रहे हैं, अगर मैं मेरे मन में सिर्फ ये ख्याल आया है कि अगर राजनीति में प्रेम का परिचय वो दोबारा से, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि राजनीति जो है विमर्श का जो है वो प्रसंग इसमें बार बार आता है, लेकिन जो ये प्रेम का परिचय की बात करते हैं विदेशी धरती से, मुकुल जी ये क्या कुछ एक नई तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जिसको जो लिसनर्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस तरफ से? मुकुल जी बिल्कुल संक्षेप में, फिर मैं आत्मजीत जी से एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी जी। जैसे मोहब्बत की दुकान यहाँ पे इंडिया में एक अपना रखा था कि मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा, वैसे भी वो विदेश में भी अपनी छवि जो पहले उनकी काफी भाग जाता था कि नॉट सीरियस लीडर जी जी ने एक बना रखी थी, उससे वो करने की कोशिश कर रहे हैं और उन विषयों पे बात कर रहे हैं जो विषय वास्तव में एक जो पढ़ी लिखी जनता है या नहीं भी पढ़ती तो कि वो लीडर बैठ के भारतीय यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में इतनी फ्लुएंसी से बोल रहा है और हर सवाल का जवाब दे रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा राइट आत्मजीत जी क्या राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि खुद को जो वर्ल्ड स्टेज पर जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हु टॉक्स अबाउट पीस, हु टॉक्स अबाउट लव, हु टॉक्स अबाउट जो है सभी का सम्मान करे, चाहे वो छोटा कारीगर हो चाहे वो बड़ा कारीगर हो, सबको एक मंच जो है मिले और एक लेवल पे जो है उसका आदर हो, सम्मान हो। आत्मजीत जी जी, इससे पहले मैं आपका जवाब दूं, एक बात मैं क्लैरिफिकेशन करना ये चाहूंगा, जिन कम्युनिस्ट पार्टियों को आप बुरा भला कह रहे हैं, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है पिछले 50 साल से, तो वो चाइना में कैसे कम्युनिस्ट काम कर रहे हैं, कैसे लेबर मैनेज कर रहे हैं, यहाँ हड़तालें क्यों होती हैं, तो इस पे भी मंथन करना जरूरी है। दूसरी बात जो आपने डेमोक्रेसी की कही, हिंदुस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स देश वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज है। उन्होंने ये बात कही कि हमारी एक नेशनल एंथम है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें कोई पगड़ी बांधता है कोई नहीं बांधता है तो वो भी उसका भाई है, कोई तेलुगु बोलता है कोई हिंदी बोलता है तो वो भी उनके भी समान अधिकार हैं, वो भी एक देश के नागरिक हैं, और कोई तमिल बोलता है या मलयालम बोलता है तो उसमें हम लोग कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं जी। और अगर आप कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के आदमी को कि तेलुगु जो है वो हिंदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी मातृभाषा है और तेलुगु मातृभाषा नहीं है, तो ये गलत होगा क्या? कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु उतनी ही प्रिय है लोगों को जितनी हिंदी है। और उन्होंने ये कहा कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, म्यूजिक इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर फादर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जो एक सूत्र में हमको बांधता है वो हमारा देश है। तो उन्होंने जो कहा वो यही कहा जी कि देश की डेमोक्रेसी, देश का फेडरल स्ट्रक्चर, देश का प्रजातंत्र और देश में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का साथ मिलकर चलना जी और फुल कोऑपरेशन देना, ये हमने शुरू से कहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चलना चाहती है, ना वो देश के संविधान का, ना देश के लोकतंत्र का, ना देश की संसद का, ना इज्जत रखती, ना रिस्पेक्ट रखती है, जिसकी वजह से सारा विमंस फैल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कंडक्ट को ठीक कर लेगी तो देश की राजनीति जैसे पहले चल रही थी, ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है, लेकिन एक बात जो यहाँ पर कही गई है वो ये कि मणिपुर में जो हिंसा है वो लगातार अब गंभीर दौर से गुजर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसका फोकस इस हिंसा के प्रति नहीं बल्कि यूक्रेन युद्ध में अगर मध्यस्थता की बात होती है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चेतन जी ये बात इस मन से उठी थी, इसलिए मेरी तरफ से भी मैं ये टिप्पणी जोड़ना चाहती हूँ कि मणिपुर के हालात पर भी फोकस किया जाए।
वजह इसके कि विदेशी धरती से राहुल गांधी किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं या फिर देश से प्रेम करते हैं। चेतन जी, बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो गया, बिल्कुल संक्षेप में। देखिए, कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार क्यों चुनी जा रही है? अगर हम संविधान की इज्जत नहीं करते ठीक तो है, जब संविधान की बात हो गई, आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है जी। आंतरिक सुरक्षा की बात ये है, पंजाबी में कहावत है, घर विरली बाहर संगनी ते मेलो मेरा नाम, कि घर में मेरे को कोई पूछता नहीं है, बाहर जाके मैं लोगों को मिल के बताता हूँ और मेलो मेरा नाम। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मणिपुर तो जा नहीं पाते समय हैं, समाप्त हो गया, समय और समाप्त हो गया। रशिया का बहुत युद्ध बहुत बंद धन्यवाद करवा देना देंगे। चाहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ठीक कह रहे चाहे हैं। विदेश से कोई बात रखे, विदेशी धरती से कोई बात रखे या देश के भीतर कोई बात रखे, ये बात देश के सम्मान, देश के लोगों के जो है अभिमान से बहुत जुड़ा होता है। इसीलिए नेताओं पर ये बहुत निर्भर करता है कि वो जब विदेशी धरती से अपने देश के किसी भी नेता के बारे में कुछ शिकायत या फिर उनकी जो है व्यंग करते हैं, तो ये सीधा सीधा सभी मंचों पर ये प्रसारित होता है और वहाँ देख रहे लोगों पर भी इसका असर होता है, चाहे वो विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग हों या फिर भारत में रह रही जनता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपेक्षा फीडबैक की रहती है, इसलिए कृपया हमें लिखना ना भूलें। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार देखते रहिए आप जस्ट टीवी। नमस्कार।